we are going to talk about the first thing in the pulmonology, that is the lung function test. To understand the PFT or the lung function test, the pulmonary function test, or which also referred as PFT, we need to understand some basic physiological facts. देखिए क्या है, आपने ये वाला डायग्राम बहुत सी बार फिजियोलॉजी में देखा होगा. What this is showing is कि how our breathing happens actually. There is a certain amount of air which we are taking in, there are certain amount of air which we are breathing out. तो हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पे तो लिख दिया टाइम एंड वाई एक्सिस पे लिख दिया वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज देयर इन ऑल लंग्स, राइट. सो 0 लीटर यहाँ पे हो गया, देन 1 लीटर, देन 2 लीटर एंड लाइकवाइज इंक्रीजिंग. तो हम क्या कर रहे हैं कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर वी ब्रीथ इन, जैसे ही हम ब्रीथ इन करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स इज गोइंग टू इंक्रीज एंड देन वी आर गोइंग टू ब्रीथ आउट. तो हम कंटिन्यूसली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ता है कम होता है और कंटिन्यूस चलता रहता है. ये जो थोड़ा सा एयर हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हैं, जो हमें सोचना भी नहीं पड़ रहा है, विदाउट एनी गिविंग एनी कॉन्शियस एफर्ट, वी आर ब्रीथिंग इन ऑटोमेटिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर, थोड़ा एयर अपने आप बाहर चला जाता है. दिस इज कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम. देन मान लीजिए आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे थे, फिर मैंने आपको एक पॉइंट पे ऐसा बोला कि यार ठीक है ये तो आप कर रहे हो, बट ट्राई टू पुल सम एक्स्ट्रा एयर. कैन यू डू दैट? कि अगर मैं बोलता हूँ कि एक्स्ट्रा एयर को पुल करना है अंदर, कर सकते हैं? यस कर सकते हैं. फिर हम एक्टिव एफर्ट लगाएंगे एंड व्हेन वी आर गोइंग टू पुट सम एक्टिव एफर्ट, a significant amount of air will be breathed in. बहुत सारा एयर हम एक्स्ट्रा अंदर इनहेल कर लेंगे. दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर दैट यू कैन हैव इन योर लंग्स. इससे ज्यादा आप जितना टाइट ब्रेथ करते कर लीजिए, इससे ज्यादा हवा अंदर नहीं जाएगी. दिस इज द फुल इंस्पिरेशन. आई वुड से इन सिंपल वर्ड्स, दिस इज द फुल इंस्पिरेशन. दिस पॉइंट इज फुल इंस्पिरेशन. अब मैंने फुल इंस्पिरेशन वाले पॉइंट से बोला कि आप जितना फोर्सफुली ब्रीथ आउट कर सकते हो ना, उतना फोर्सफुली ब्रीथ आउट करो, फुल एक्सपीरेशन करो. तो शुरू में तो थोड़ी सी एयर तो बहुत इजीली बाहर आ जाएगी, देन यू विल ब्रीथ आउट ब्रीथ आउट ब्रीथ आउट. फिर थोड़ा सा और एफर्ट लगाओगे, वॉलंटरली कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे मसल्स को, तो थोड़ी और एयर बाहर निकल जाएगी. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ब्रीथ आउट द एयर एंड मैक्सिमम वी कैन ब्रीथ आउट टिल दिस पॉइंट. दिस इज द पॉइंट ऑफ फुल एक्सपीरेशन. इससे ज्यादा ब्रीथ आउट हम कर नहीं सकते. तो आप देखो थोड़ा सा एयर जो है अभी भी हमारे लंग्स के अंदर रह गया है. स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज स्टिल देयर इन ऑल लंग्स. दिस इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम. रेसिडुअल वॉल्यूम. और ये जो आपने यहां से यहां तक किया, मींस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फुल इंस्पिरेशन टू फुल एक्सपीरेशन, दिस एंटायर अमाउंट, दिस इज रेफर्ड एज फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी. रिटर्न एज एफवीसी. तो एक बार हम करके देखते हैं एफवीसी को. तो आपने बोला पेशेंट को फुल ब्रीथ इन कर लो, मैंने ब्रीथ इन कर लिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू ब्रीथ आउट. तो जब मैं एफवीसी कर रहा हूं, आप देखो इसमें कुछ सेकंड लग रहे हैं. द अमाउंट ऑफ द एयर विच इज कमिंग आउट इन द फर्स्ट सेकंड, मान लीजिए इतना एयर फर्स्ट सेकंड में बाहर निकला, फिर कुछ एयर सेकंड सेकंड में बाहर निकला, फिर थर्ड सेकंड में निकला, लाइकवाइज इट वाज हैपनिंग. द अमाउंट ऑफ द एयर विच वाज कमिंग आउट इन द फर्स्ट सेकंड में जितना हम ब्रीथ आउट कर पाए, this particular amount of air is called as FeV1. This will be called as FeV2, then FeV3. So FeV1 means forced expiratory volume in first second. First second में हम कितना breathe out करेंगे, that is FeV1. So we have the FVC and FeV1. Once we have understood these terms, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये वाली है, FVC और FeV1. ये बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसको बार बार यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में. FVC FeV1. FVC क्या होता है? फुल इंस्पिरेशन से फुल एक्सपिरेशन करेंगे, दैट इज FVC. और उस दौरान जो फर्स्ट सेकंड में एयर बाहर निकलेगी, दैट इज FeV1. दिस FVC यहां से लेके यहां तक था हमारा FVC, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, और उसके नीचे आ रहा है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम. अगर हम इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं, FVC और FeV1, इन दोनों को अगर मर्ज, सॉरी रेसिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को अगर मर्ज कर देते हैं, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज द टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, total lung capacity. So forced vital capacity plus residual volume is called as total lung capacity. Let's write down these things here. The forceful expiration
फ्रॉम फोर्सफुल इंस्पिरेशन, आपने फुल इंस्पिरेशन किया फिर फुल एक्सपिरेशन कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज एफवीसी. When you do the forceful expiration, the amount of the air which is coming out in the first second, that is called as FeV1. The amount of the air which is left even after a forceful expiration, that is called as residual volume. अब ये जब हमें कैलकुलेट करने होते हैं ना रेसिडुअल वॉल्यूम और ये सारी चीजें, तो वी यूज टू मेथड्स. देखिए दो टेक्निक्स होती है, यहाँ पे देखिए आप दो इमेजेस दे रखे. इन द फर्स्ट वन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेलिंग द पेशेंट टू ब्लो आउट द एयर इन दिस ट्यूब. उसको फुल इंस्पिरेशन करने के लिए बोला और फिर बोला कि इस ट्यूब में ब्लो आउट करो. तो जब ये एक्सपिरेशन करेगा, ये ट्यूब जो है वो कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो कंप्यूटर ये डिटेक्ट कर लेगा कि कितनी एयर टोटल ब्रीथ आउट हुई. तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि एफपीसी कितना था, फुल इंस्पिरेशन के बाद कितना एयर ये बाहर निकाल सकता है और फर्स्ट सेकंड में कितना आया, सेकंड में कितना आया. तो बेसिकली इस मेथड को हम बोलते हैं स्पायरोमेट्री. तो जब हम स्पायरोमेट्री करते हैं तो हमें एफवीसी, एफईवी1 ये सब पता लग जाता है, ये सब पता लग जाता है. और इनफैक्ट जब हमारा पेशेंट आता है ना, तो हमको कंप्यूटर में कुछ डेटा डालना पड़ता है, पेशेंट की हाइट कितनी है, एज कितनी है, सेक्स क्या है. क्योंकि क्या है कि कंप्यूटर जो हमारा एफवीसी है वो कितना होना चाहिए डिपेंड करेगा हमारे बॉडी टाइप पे. जो लोग बहुत लंबे, उनके लंग्स बड़े होंगे तो उनका एफवीसी ज्यादा होगा. तो कोई फिक्स कट ऑफ वैल्यू नहीं है एफवीसी के लिए, वो डिपेंड करेगा पेशेंट टू पेशेंट. उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका सेक्स क्या है, बेस्ड ऑन दैट हमने एफवीसी के कट ऑफ बना रखे हैं, तो कंप्यूटर में फिट होता है. तो मान लीजिए किसी का अकॉर्डिंग टू एज एंड हाइट लेट से एफवीसी आ रहा था 4 लीटर, और जब उसने ब्रीथ आउट किया तो कंप्यूटर डिटेक्ट करेगा कि कितना इसने एफवीसी किया. मान लीजिए उसका एफवीसी आया 3.2 लीटर, एक्चुअल जो आया वो 3.2, हम मान के चल रहे थे 4 आना चाहिए लेकिन आया 3.2. तो हम ये बोलेंगे कि पेशेंट का जो एफवीसी है दैट इज 80% ऑफ द प्रेडिक्टेड वैल्यू. 80% है प्रेडिक्टेड का, हम प्रेडिक्ट तो 4 लीटर कर रहे थे लेकिन आया इसका 3.2 लीटर ही. सो दैट इज स्पायरोमेट्री. तो बेसिकली एफवीसी और एफईवी1 जो है ना, वो तो स्पायरोमेट्री से कैलकुलेट हो जाता है. वी कैन कैलकुलेट वाया स्पायरोमेट्री. बट प्रॉब्लम आती है रेसिडुअल वॉल्यूम की. अब रेसिडुअल वॉल्यूम तो वो एयर है जो कभी बाहर आए ही नहीं. स्पायरोमेट्री तो वही वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता है ना जो बाहर आया, जो बाहर आया वही कंप्यूटर डिटेक्ट करेगा. और रेसिडुअल वॉल्यूम तो वो एयर है जो कभी बाहर ही नहीं आई. तो रेसिडुअल वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी. राइट, उसको एयर टाइट चैम्बर में बैठाएंगे पेशेंट को एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट. सो फॉर रेसिडुअल वॉल्यूम वी हैव बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी. We have some other tests also, such as helium dilution test, nitrogen washout test. ये सब से हम रेसिडुअल वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं. बट एज फार एज द क्लिनिशियंस आर कंसर्न, वी आर जस्ट कंसर्न विद दीज वैल्यूज एफवीसी एंड एफईवीएन. इससे ही हम सारा डायग्नोस बना लेते हैं. देखिए कैसे बनाएंगे. जैसे ही आपके पास पेशेंट आया, आपने कंप्यूटर में उसका डेटा डाल दिया और उसने स्पायरोमेट्री किया. स्पायरोमेट्री करेंगे and you will get your value of FEC and FEV1 and I will tell you that how to interpret that. But before going to the actual interpretation, एक concept और समझते हैं. देखिए lungs का main function होता है, the main function of lungs is gas exchange. सबसे main function है gas exchange करना. तो जब हम breathe in करते हैं ना, तो air जो है that is going to go in the trachea, the air will go in the trachea, then the bronchus and then in the lung parenchyma, alveoli के अंदर air चला जाता है और फिर वहां पे gas exchange होता है. अब गैस एक्सचेंज जो है ना वो केवल एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है. गैस एक्सचेंज ट्रेकिया के अंदर तो नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रेकिया और ब्रोंकस के अंदर भी तो एयर भरा हुआ है, लेकिन वो तो गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा. तो ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज देयर इन द ट्रेकिया एंड ब्रोंकस विच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द गैस एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड एज डेड स्पेस. सो द एयर विच इज देयर इन द रेस्पिरेटरी ट्री does not participate in the gas exchange, so called as dead space. अब dead space से related there are two MCQs to be understood from physiology. मान लीजिए this is the normal representation of the lung and the respiratory tree and the dead space. आपने इस पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर दिया, ब्रोंकोडाइलेटर सच एज साल्बुटामोल. हमने साल्बुटामोल से इसको नेबुलाइज कराया. अब साल्बुटामोल तो ब्रोंकोडाइलेटर है, इसकी वजह से इसका ब्रोंकस, ट्रेकिया ये सब रेस्पिरेटरी ट्री डायलेट हो जाएगा.
यू कैन कंपेयर विद द नॉर्मल डायग्राम. अब अगर आप इस पेशेंट में देखोगे, व्हेन ही इज गोइंग टू ब्रीथ इन, द एयर विल गो इन द रेस्पिरेटरी ट्री, विल गो इन द लंग पैरेन्काइमा लाइक दिस. तो एक क्वेश्चन आता है कि ब्रोंकोडाइलेटर देने के बाद में डेड स्पेस का क्या हुआ. डेड स्पेस मींस दिस ग्रीन कलर एयर. तो आप देखो नॉर्मल था वो इतना सा था, ब्रोंकोडाइलेटर दिया तो डेड स्पेस बढ़ गया, ग्रीन कलर का वॉल्यूम बढ़ गया. सो आफ्टर ब्रोंकोडाइलेटर द डेड स्पेस इज गोइंग टू इंक्रीज, डेड स्पेस बढ़ जाता है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. देयर इज अ पेशेंट, ही वाज हैविंग लंग कैंसर. उसको एक छोटा सा यहाँ पे ट्यूमर हो रखा था, तो आपने सर्जरी करके लोबेक्टोमी कर दिया. लोबेक्टोमी मतलब कि एक पूरा लंग का लोब निकाल दिया. अब जब ये देखो, पहले जब ये ब्रीथ इन कर रहा था ना, तो जो एयर था वो ट्रेकिया, ब्रोंकस और लंग पेरेन्काइमा में कुछ इस तरीके से जा रहा था. अब क्योंकि आपने उसका एक लोबेक्टोमी कर दिया, तो अब देखो एयर किस तरीके से रहेगा. द एयर विल बी हियर, द एयर विल बी हियर, एंड देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ द एयर दैट इज गोइंग टू बी देयर. बट वहां पे अब लंग पेरेन्काइमा तो है नहीं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना यार कोई वैक्यूम बन जाएगा वहां पे. हवा तो रहेगी, हवा तो रहेगी वहां पे. नाउ इफ यू सी द डेड स्पेस, इस पेशेंट में पहले डेड स्पेस था ये रेस्पिरेटरी ट्री, ट्रेकिया, ब्रोंकस, इतना. अब जब आपने लोबेक्टोमी कर दिया तो एयर जो यहाँ पे है ये गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, और जो हवा यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ तो अब एल्वियोलाई वगैरह है ही नहीं, तो ये भी पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी. तो व्हाट हैज हैपेंड इज, इफ यू डू लोबेक्टोमी, द टोटल लंग कैपेसिटी हैज बीन डिक्रीज. टोटल लंग कैपेसिटी तो कम हो गया, क्योंकि एक लोब ही हटा दिया आपने, तो लंग की कैपेसिटी तो कम हो गई. बट डेड स्पेस क्या हो गया, डेड स्पेस बढ़ गया. द डेड स्पेस हैज बीन इंक्रीज्ड. डेड स्पेस इसलिए बढ़ गया क्योंकि वो जो एरिया निकाला, जो एक लोब निकाल दिया. अब ऐसा तो नहीं है ना यार, जहां से लोब निकालोगे वहां पे वैक्यूम बन जाएगा, हवा होगी नहीं. वहां हवा तो होगी लेकिन वो गैस एक्सचेंज में काम नहीं आएगी, इसलिए डेड स्पेस बढ़ गया. तो ब्रोंकोडाइलेटर दो, लोबेक्टोमी करो तो डेड स्पेस बढ़ जाता है. नाउ वी हैव अंडरस्टूड, अभी तक जो भी मैंने आपको सिखाया उसमें से मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है ना, वो 2 पॉइंट है. आप केवल ये 2 आंसर कर दो. फ्रॉम फुल इंस्पिरेशन टू फुल एक्सपिरेशन, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज एफपीसी. फुल इंस्पिरेशन किया, फुल एक्सपिरेशन किया, एफपीसी आ गया. और जब एफईसी कर रहे थे, द अमाउंट ऑफ द एयर विच इज कमिंग आउट इन द फर्स्ट सेकंड इज कॉल्ड एज एफईवी1. और ये दोनों डेटा हम किससे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पायरोमेट्री से. अब स्पायरोमेट्री करोगे, डेटा मिल जाएगा. अब जितनी भी लंग डिजीज होती है ना, हम उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं. देयर आर 2 कैटेगरीज ब्रॉडली वी कैन डिवाइड द लंग डिजीज. एक लंग डिजीज ऐसी होती है जिसके अंदर देयर इज डिक्रीज इन द लंग एक्सपेंशन, लंग का एक्सपेंशन रिड्यूस हो जाता है. एंड देयर इज सर्टेन ग्रुप ऑफ डिजीज वेयर देयर इज डिक्रीज इन द एयर फ्लो, एयर एंट्री, और आई वुड से एयर फ्लो. कुछ डिजीज ऐसी होती है जिसके अंदर एयर फ्लो कम हो जाता है, और कुछ डिजीज में लंग का एक्सपेंशन कम हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, हियर इज द नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लंग. एक पेशेंट है, उसके अंदर लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो गया. अगर फाइब्रोसिस हो जाएगा तो लंग जो है वो श्रिंक हो जाएगा, तो लंग अच्छे से एक्सपैंड ही नहीं करेगा, तो लंग एक्सपेंशन कम हो गया. लेट्स से हियर इज द नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन. देयर इज अ पेशेंट, ही इज हैविंग स्कोलियोसिस, काइफोस्कोलियोसिस हो रखा है. अगर वर्टेब्रा टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे तो भी लंग अच्छे से एक्सपैंड नहीं करेगा. सो फाइब्रोसिस, स्कोलियोसिस, इन सारी डिजीज में क्या हो रहा है, लंग अच्छे से एक्सपैंड नहीं कर रहा है. एक और डिजीज देखते हैं. हियर इज द नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लंग. मान लीजिए किसी के प्लूरा में फ्लूइड इकट्ठा हो गया, दैट इज प्लूरल इफ्यूजन. इफ देयर इज अ प्लूरल इफ्यूजन, तो ये फ्लूइड क्या करेगा, ये लंग को एक्सपैंड ही नहीं होने देगा. दिस फ्लूइड विल नॉट अलाउ द लंग टू एक्सपैंड. तो अगेन द लंग का एक्सपेंशन कम हो गया. तो ये जितनी भी डिजीज है ना, चाहे फाइब्रोसिस, चाहे स्कोलियोसिस, चाहे प्लूरल इफ्यूजन, इन सब में क्या हो रहा है, लंग का एक्सपेंशन अच्छे से नहीं हो रहा है. जब भी लंग का एक्सपेंशन अच्छे से नहीं होता है, इन सारी डिजीज को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज. दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज. रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज. Whereas if you see the second one, जहां पे एयर फ्लो कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल हियर इज द नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन. लेट्स से देयर इज अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में क्या हो गया, ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, बहुत सारा म्यूकस इकट्ठा हो गया. अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, आप नाउ यू सी द एयर फ्लो. पहले तो एयर फ्लो बहुत अच्छे से हो रहा था, अर्लियर द एयर फ्लो इज नॉर्मली इज हैपनिंग लाइक दिस. अब देखो इस पेशेंट के अंदर एयर फ्लो कैसा होगा, क्योंकि यहाँ इन्फ्लामेशन हो गया है, तो एयर फ्लो जो है बहुत ही कम हो जाएगा. एयर फ्लो कम हो गया. और कहां पे कौन कौन सी डिजीज में एयर फ्लो कम होता है, हियर इज द नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन. लेट्स से देयर इज अ पेशेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा. अब ब्रोंकियल अस्थमा में भी नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकस हो जाता है. सो अगेन व्हाट यू विल नोटिस इज कि नॉर्मली तो एयर का फ्लो बहुत अच्छे से होता है लाइक दिस, बट इस पेशेंट के अंदर बिकॉज ब्रोंकोस्पाज्म हो गया तो एयर जाने का रास्ता ही नहीं है. द एयर फ्लो इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली.
सो कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर एयर फ्लो कम हो जाता है। जब भी एयर फ्लो कम हो जाता है उन सारी डिजीज को हम लिखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। सो हमारे पास दो तरीके के लंग डिजीज हो गए, रेस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव में लंग का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है और ऑब्स्ट्रक्टिव में बेसिकली एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। व्हेनेवर देयर इज रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, तो देखिए जो मेन पैरामीटर खराब होता है ना, दैट इज गोइंग टू बी एफवीसी, क्योंकि अब उसके लंग एक्सपैंड ही नहीं हो रहे तो वो अच्छे से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नहीं कर पाएगा। सो द एफवीसी इज गोइंग टू डिक्रीज ड्रास्टिकली, बहुत कम हो जाएगा एफवीसी। वेयरएज ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में ऐसा देखा जाता है कि एफईवी1 जो होता है वो ड्रास्टिकली कम हो जाता है। क्योंकि मैंने ये सब चालू करने से पहले आपको बोला था मेरे लिए दो ही पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एफईवी1 एंड एफवीसी। ये दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। तो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में जो मेन थिंग डिक्रीज होती है ना, दैट इज एफवीसी, और ऑब्स्ट्रक्टिव में जो मेन चीज कम होती है ना, दैट इज एफईवी1। होने में तो सारी चीजें ही कम होगी, इस पेशेंट में भी एफईवी1 कम होगा, इसमें एफवीसी कम होगा, कम तो सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप देखो रेस्ट्रिक्टिव में जो मेन पैरामीटर कम हो रहा है ना, दैट इज एफवीसी, और ऑब्स्ट्रक्टिव में जो मेन पैरामीटर कम हो रहा है, सिग्निफिकेंट कम हो रहा है, दैट इज एफईवी1। ऐसा कैसे हुआ, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये चीज आपको याद रखनी है कि रेस्ट्रिक्टिव में जो सबसे मेन पैरामीटर कम होता है वो एफईसी होता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव में मेन पैरामीटर कम होता है एफईवी1। तो हम फिजियो में एक इंडेक्स निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टिफिनिया पिनेली इंडेक्स। टिफिनिया पिनेली इंडेक्स इज बेसिकली इज द रेशियो ऑफ FeV1 डिवाइडेड बाय FVC। दिस इज कॉल्ड एज टिफिनिया पिनेली इंडेक्स। अब क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में तो FVC बहुत ही ज्यादा कम हो गया, FeV1 भी कम हुआ है लेकिन FeV1 FVC बहुत ज्यादा कम हो गया, तो क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो गया है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दिस रेशियो इज गोइंग टू बी मोर देन 70%। ये रेशियो ज्यादा आएगा क्योंकि नीचे वाली वैल्यू कम हो गई। अगर यही रेशियो में ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में निकालूं, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में अगर यही रेशियो निकालें FeV1 डिवाइडेड बाय FVC, क्योंकि हमें पता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव में तो FeV1 बहुत कम होता है कंपेयर टू FVC, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा इट इज गोइंग टू बी लेस देन 70%, is going to be less than 70%. So restrictive lung disease में the ratio is going to be more than 70 and in obstructive the ratio is going to be less than 70. और इसी से हमारे बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व होंगे। हाउ टू अप्रोच अ रिपोर्ट ऑफ स्पायरोमेट्री, क्योंकि जब भी एक स्पायरोमेट्री की रिपोर्ट आएगी ना, आपके पास एक पेशेंट आया, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, आपने उसका हाइट वेट एज सेक्स सब डाल दिया कंप्यूटर के अंदर, तो स्पायरोमेट्री कराया, तो कंप्यूटर आपको बताएगा कि भाई इसका इतना होना चाहिए था FeV1 FVC और इतना आ रहा है, और कंप्यूटर आपको रेशियो कैलकुलेट करके भी बता देगा। तो कभी भी हम स्पायरोमेट्री की रिपोर्ट देखते हैं ना, सबसे पहले हम देखते हैं रेशियो। रेशियो जो है, इज इट कमिंग मोर देन 70 और इज इट कमिंग लेस देन 70? इज इट कमिंग मोर देन 70% और लेस देन 70%? अब अच्छा मुझे बताओ, एक आंसर और करो आप कि हम बोल रहे हैं कि मोर देन 70 ये तो रेस्ट्रिक्टिव है, लेस देन 70 ये तो ऑब्स्ट्रक्टिव है। हम इन सबको साइड में रख देते हैं, मैं अपनी बात कर लेते हैं। हम तो बिल्कुल हेल्दी हैं, अगर हम हमारा स्पायरोमेट्री करेंगे तो बताओ परसेंट कितना आएगा? 70 से ज्यादा आएगा, 70 से कम आएगा, 70 आएगा, क्या आएगा? व्हाट डू यू थिंक? राइट? तो जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल होता है ना, उसके अंदर रेशियो मोर देन 70 आता है। तो मोर देन 70 दो पॉसिबिलिटी में आ सकता है, मोर देन 70 दो पॉसिबिलिटी में आ सकता है, या तो पेशेंट हेल्दी है या फिर उसको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। So if the ratio is coming more than 70, if the ratio is coming more than 70, then there are two possibilities. Either the patient is healthy or the patient is having restrictive lung disease. Restrictive lung disease है। कैसे पता करेंगे फिर? अगर रेशियो मोर देन 70 आ रहा है तो फिर कैसे पता करेंगे हेल्दी है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है? आप उसका FVC देख लो, क्योंकि हमें पता है कि रिस्ट्रिक्टिव में तो FVC बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर FVC बहुत ही ज्यादा कम आ रहा है तो ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है, और अगर FVC नॉर्मल है तो ये पेशेंट हेल्दी है। राइट? सो दिस इज हाउ वी इंटरप्रिटेट इफ द रेशियो इज कमिंग मोर देन 70। अगर लेस देन 70 आ रहा है मींस इट्स अ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। इफ इट इज कमिंग लेस देन 70 मींस इट्स अ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जो है, देयर आर टू एग्जांपल्स, वन इज COPD एंड सेकंड इज ब्रोंकियल अस्थमा। हमें पता है कि COPD जो होता है इट इज अ इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन, वेयर एज ब्रोंकियल अस्थमा इज अ रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर रेशियो लेस देन 70 आ रहा है तो दो पॉसिबिलिटी हो गई, या तो COPD है या ब्रोंकियल अस्थमा है। कैसे पता करेंगे कि यार क्या है इसको? तो हम चेक करेंगे रिवर्सिबिलिटी। कैसे रिवर्सिबिलिटी चेक करेंगे? बाय गिविंग द ब्रोंकोडाइलेटर सच एज साल्बुटामोल। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट आया हमारे पास,
हमने स्पायरोमेट्री किया और रेशियो लेस देन 70 आ रहा था, तो मुझे लगा यार या तो सीओपीडी या ब्रोंकियल अस्थमा है। तो मैं इसको साल्बुटामोल दूंगा और देखूंगा कि साल्बुटामोल देने से ऑब्स्ट्रक्शन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिग्निफिकेंटली कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो साल्बुटामोल दिया एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज चेक फॉर रिवर्सिबिलिटी। हम रिवर्सिबिलिटी के लिए चेक करेंगे, हम पेशेंट को साल्बुटामोल देंगे और फिर देखेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है। कि जब वो पहली बार आया था तब हमने FEV1 कैलकुलेट किया ब्रोंकोडायलेटर देने से पहले, उसको हमने बोल दिया प्री FEV1, और ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद में वापस से स्पायरोमेट्री किया, उसको हमने बोल दिया पोस्ट FEV1। और फिर हम देखेंगे कि प्री और पोस्ट में कितना डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। इफ देर इज अ डिफरेंस इन द प्री एंड पोस्ट इज मोर देन 200 ml और मोर देन 12%, अगर 200 ml से ज्यादा का डिफरेंस आ गया ब्रोंकोडायलेटर देने से, प्री और पोस्ट में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया, तो हम इसको बोल देंगे इसको ब्रोंकियल अस्थमा है, कि ब्रोंकोडायलेटर देने से ये ठीक हो रहा है, रिवर्सिबल है, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है ब्रोंकोडायलेटर देने से। अगर डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं आता, डिफरेंस इज लेस देन 200 ml और लेस देन 12%, then it is going towards COPD. So this is how we interpret a report of spirometry, and this flow chart is very very important. They are asking every time, they are asking the question on this flow chart. एक बार वापस से समझते हैं, जब भी स्पायरोमेट्री की रिपोर्ट आएगी सबसे पहले आपको क्या देखना है, रेशियो। रेशियो में क्या देखना है, FEV1 FVC रेशियो कितना दिया है, इज इट मोर देन 70 और लेस देन 70। अगर मोर देन 70 है, दो पॉसिबिलिटी, आई द पेशेंट इज हेल्दी और मे बी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। FVC चेक कर लो, FVC कम है तो रिस्ट्रिक्टिव है, नहीं कम है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर रेशियो लेस देन 70 आ रहा है, देन इट्स ऑब्स्ट्रक्शन, आइदर इट इज COPD और इट्स ब्रोंकियल अस्थमा। तो कैसे करेंगे रिवर्सिबिलिटी चेक, ब्रोंकोडायलेटर देंगे और वापस से स्पायरोमेट्री करके देखेंगे और डिफरेंस देखेंगे प्री और पोस्ट FEV1 में। क्योंकि देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ से समझ में आएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव में जो मेन पैरामीटर खराब होता है ना, वो होता है FEV1। इसीलिए आप देखो ऑब्स्ट्रक्टिव में हम मेन जो कंसर्न है ना, वो FEV1 की वैल्यू से, FEV1 की वैल्यू से। और वेयरएज रिस्ट्रिक्टिव में जो मेन पैरामीटर खराब हो रहा था वो FVC था, इसीलिए हमारे को रिस्ट्रिक्टिव डायग्नोस करने के लिए हमने FVC को यूज किया, राइट। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच अ रिपोर्ट ऑफ स्पायरोमेट्री। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हियर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू, लेट्स डू इट टुगेदर, और यू कैन टेक अ pause here of maybe 1 or 2 minutes, you can pause the video and you can solve these MCQs, and I am giving you the explanation now, right? Okay, so I hope you have did the MCQs and let's see the results. जब भी कोई स्पायरोमेट्री की रिपोर्ट आएगी सबसे पहले हमें देखना है रेशियो। अब क्योंकि इन्होंने FEV1 और FVC की वैल्यू दे रखी है 1.5 लीटर डिवाइडेड बाय 3 लीटर, तो अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा दैट इज गोइंग टू बी 50%। सो इस पेशेंट का रेशियो है 50%। 50% मीन्स इट्स गोइंग टुवर्ड्स लेस देन 70। लेस देन 70 मीन्स इट्स ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। So they're asking that what is the possible diagnosis? The answer is obstructive lung disease. The ratio is less than 70. आप देखिए अगला क्वेश्चन, उन्होंने रेशियो खुद से निकाल के दे दिया, मोर देन 70 दे दिया। मोर देन 70 है तो दो पॉसिबिलिटी, या तो ये नॉर्मल है या फिर इसको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। फिर हमने देखा FVC कम था, FVC कम है तो ये जा रहा है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज की तरफ। और इन सारे ऑप्शंस में विच डिजीज इज रिजेंबलिंग रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, इन सब में कौन रिस्ट्रिक्टिव की तरह बिहेव करता है? काइफोसिस, क्योंकि COPD और अस्थमा तो ऑब्स्ट्रक्टिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वापस से रेशियो दे रखा है, रेशियो इज लेस देन 70। लेस देन 70 है मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, या तो ब्रोंकियल अस्थमा है या COPD है। तो हमने प्री और पोस्ट FEV1 देखा। प्री FEV1 जो था वो था 200 ml और पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर था 410 ml। तो आप देखो 210 ml का डिफरेंस आ गया, 410 minus 200 comes out to be 210 ml। अगर 200 से ज्यादा का डिफरेंस आ गया मींस इट्स अ रिवर्सिबल। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ब्रोंकियल अस्थमा। वापस से रेशियो दे रखा है मोर देन 70 है, या तो रिस्ट्रिक्टिव है या नॉर्मल है। फिर हमने FEV1 देखा और FEV1 कम था। अगर FEV1 कम है और रेशियो मोर देन 70 आ रहा है, इट इज रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। और अमंग द गिवन चॉइस द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज इज प्लूरल इफ्यूजन। सो कुछ इस तरीके से हमको इंटरप्रिटेट करना होता है स्पायरोमेट्री की रिपोर्ट को। मैं आपको एक रियल रिपोर्ट दिखाता हूँ। मान लीजिए एक पेशेंट आ रहा है, इसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी है और ये रिपोर्ट दे रखी है। इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है और ऑप्शन दे रखे हैं COPD, ब्रोंकियल अस्थमा, फाइब्रोसिस, प्लूरल इफ्यूजन, ये सब दे रखा है। हमें क्या करना है यार, बहुत सारे पैरामीटर से हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली चीज हम देखेंगे रेशियो, FEV1 FVC का रेशियो कितना आ रहा है। द रेशियो दैट इज कमिंग हियर इन दिस पेशेंट, यहाँ पे लिखी हुई एक्चुअल,
दिस इज व्हाट द पेशेंट हैज डिड एक्चुअल। बाकी तो रेंज लिखी हुई है और कितने परसेंट उसने किया है प्रेडिक्टेड का, ये सब लिखा हुआ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हमने देखा कि उसने कितना किया। द एक्चुअल वॉज 54%। 54% मीन्स लेस देन 70। लेस देन 70 था मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है इसको, ये तो पता लग गया यहीं से, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है तो या तो इसको सीओपीडी है या इसको ब्रोंकियल अस्थमा है। सो वी विल चेक फॉर रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी देखना है तो हमें देखना है FEV1। अब FEV1 देखा हमने तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है प्री ब्रोंकोडाइलेटर एंड पोस्ट ब्रोंकोडाइलेटर। प्री ब्रोंकोडाइलेटर इट वाज 3.3 लीटर, FEV1 था 3.3 लीटर, और पोस्ट ब्रोंकोडाइलेटर था इट इज 4.6 लीटर। 4.6 हो गया, 3.3 से बढ़ के 4.6 हो गया, ऑलमोस्ट 1300 ml का डिफरेंस आ गया। तो मोर देन 200 ml का डिफरेंस हो गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्रोंकियल अस्थमा। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ब्रोंकियल अस्थमा। तो जब भी आपको ये रिपोर्ट दिखे ना, उसमें इतने सारे पैरामीटर दे रखे होंगे ना, उससे घबराना नहीं, हमें उनको यूज ही नहीं करना है। हम तो केवल 2 पैरामीटर देख के डायग्नोस बना देंगे। सबसे पहले देखेंगे रेशियो और फिर देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली FEV1 या FVC, एंड वी विल मेक आवर डायग्नोसिस। अब जब ये स्पायरोमेट्री की रिपोर्ट आती है ना, तो उसके अंदर एक ऐसा ग्राफ भी बना हुआ होता है, कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ था। दिस इज कॉल्ड एज फ्लो वॉल्यूम लूप। अब ये क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लो वॉल्यूम लूप इज। फ्लो वॉल्यूम लूप में क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे लिखा होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स। वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स, यहाँ पे हियर 0 लीटर एयर, 1 लीटर एयर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4, 5 एंड 6, समथिंग लाइक दिस। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको बोलूं कि सारी एयर ब्रीथ आउट कर लो, जितना आप जोर लगा सकते हो लगा लो, आप सारा ब्रीथ आउट भी कर लोगे ना, तो भी देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ द एयर व्हिच इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1.1 लीटर। 1 लीटर मान लेते हैं, इतना एयर तो हमेशा ही होगा। अब आपने सारा एयर बाहर निकाल दिया, अब मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छा जितना जोर से आप सांस ले सकते हो अंदर लो। तो आपने एक फुल इंस्पिरेशन किया, जैसे जैसे आप इंस्पिरेशन करोगे ना, द वॉल्यूम ऑफ एयर इज इंक्रीजिंग इन योर लंग्स। 1 लीटर से 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 4.4 लीटर, 5 लीटर, यहाँ तक पहुंच गए। मान लीजिए this is the amount of the air which you can take it maximally. So what I can say is this particular data, it was residual volume. ये तो residual volume था. This was the residual volume. And this is the maximum amount of the air that one can have in the lungs. This is the total lung capacity, TLC. और ये जो पूरा ब्लू कलर में ग्राफ दिख रहा है, this is representing inspiration. Then we will tell the patient to breathe out. जब ये patient breathe out करेगा, the air will come out, और जैसे जैसे air कम आएगी, air बाहर आएगी, lungs के अंदर air का volume कम होता जाएगा। 5 लीटर से कम हुआ, 4, 3, 2, 1 and ultimately will reach at this point. So ये वाला जो phase है, this is representing expiration. And this entire thing is called as flow volume loop. इसको flow volume loop क्यों बोला? Volume तो समझ में आ रहा है ना यार कि x एक्सिस पे volume लिखा हुआ है। y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? y एक्सिस पे लिखा हुआ है फ्लो रेट। फ्लो रेट क्या होता है? लीटर पर सेकेंड। कि जब इंस्पिरेशन कर रहे थे तो हवा किस स्पीड से अंदर जा रही थी? 1 लीटर पर सेकेंड, 2 लीटर पर सेकेंड, 3 लीटर पर सेकेंड। सो y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? फ्लो लिखा हुआ है लीटर पर सेकेंड में। इंस्पिरेशन का नीचे की तरफ लिखा हुआ है, एक्सपिरेशन का फ्लो जो है ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। दिस इज लीटर पर सेकेंड, द फ्लो। इसीलिए इस ग्राफ का नाम रख दिया फ्लो वॉल्यूम लूप। तो फ्लो वॉल्यूम लूप कुछ इस तरीके का, नॉर्मली इस तरीके का दिखता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट आया और आपको उसका स्पायरोमेट्री करना था। तो व्हाट हैपेंड वाज कि जैसे ही आपने उसका डेटा अंदर डाला ना कंप्यूटर में, उसकी एज, सेक्स, हाइट, ये सब डाला, तो कंप्यूटर एक टेंटेटिव फ्लो वॉल्यूम लूप बना के दे देगा कि अगर ये पेशेंट बिल्कुल हेल्दी है तो इसका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। फिर हम पेशेंट को बोलेंगे कि अब आपको वो स्पायरोमेट्री करना है, पेशेंट ब्रीथ इन करेगा, ब्रीथ आउट करेगा, तो कंप्यूटर उस पेशेंट का एक्चुअल ग्राफ बनाएगा और उसको सुपर इम्पोज करेगा नॉर्मल ग्राफ के साथ। तो आप डिफरेंस देख पाओगे कि डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नॉर्मल फ्लो वॉल्यूम लूप के साथ इसका कैसा प्रेडिक्टेड था और इसने कैसा परफॉर्म किया, उन दोनों का वो ग्राफ आता है। सो जब भी फ्लो वॉल्यूम लूप का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको नॉर्मल ग्राफ दिया जाएगा कि हम मान के चल रहे थे कि पेशेंट का ग्राफ ऐसा आना चाहिए, और फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल पेशेंट ने कैसा परफॉर्म किया। तो मान लीजिए आपने कंप्यूटर में डेटा फीड किया और कंप्यूटर बोल रहा था कि यार ऐसा ऐसा आना चाहिए,
दिस इज हाउ द नॉर्मल फ्लो वॉल्यूम लुक्स लाइक। हमारा जो पेशेंट आया था उसको एक्चुअली फाइब्रोसिस हो रखा था लंग्स के अंदर। अगर लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो रखा है तो लंग्स तो एक्सपैंड ही नहीं होंगे, लंग्स तो श्रिंक हो गए, छोटे हो गए। अगर लंग्स सिकुड़ जाएंगे, सूख जाएंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगा, अगर लंग्स श्रिंक हो जाएंगे तो लंग्स में टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, रेसिडुअल वॉल्यूम कम हो जाएगा, सभी कम हो जाएगा ना यार, क्योंकि लंग्स ही छोटे हो गए फाइब्रोसिस में, तो लंग्स ही छोटा हो जाएगा, सब कम हो जाएगा। अगर ये पेशेंट फ्लो वॉल्यूम लूप बनाएगा ना तो कैसा दिखेगा देखो। नॉर्मली रेसिडुअल वॉल्यूम आना चाहिए था 1.1 लीटर के आसपास और टीएलसी आनी चाहिए थी 5.5 लीटर के आसपास। जब ये पेशेंट करेगा जिसको फाइब्रोसिस हो रखा है, फाइब्रोसिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, जब ये करेगा, आप देखो आपने कहा है कि इसका रेसिडुअल वॉल्यूम भी कम है और टीएलसी भी कम हो जाएगा। नॉर्मल रेसिडुअल वॉल्यूम होना चाहिए था 1 लीटर, इसका हो जाएगा लेट्स से 500 ml। ये ग्राफ यहां से चालू होगा। जब ये ब्रीथ इन करेगा, द एयर विल गो इन, ये मैक्सिमम इतना ही एयर अंदर ले पाएगा। आप देखो टीएलसी कितना कम हो गया, टीएलसी होना चाहिए था 5 लीटर के आसपास, बट इसका हो गया 3.1 लीटर के आसपास। देन ही इज गोइंग टू ब्रीथ आउट लाइक दिस। तो इस पेशेंट का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड यू कैन कंपेयर विद द नॉर्मल वन। आप देखो ये जो ग्राफ है, इसका जो साइज है ना वो नॉर्मल ग्राफ से बहुत छोटा हो गया। शेप तो फिर भी वैसा का वैसा ही है, साइज बहुत छोटा हो गया। दिस इज कॉल्ड एज द रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ फ्लो वॉल्यूम लूप। दिस इज द रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न। सो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में ग्राफ जो होता है शेप तो वैसा ही रहता है, साइज छोटी हो जाती है। रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न में व्हाट इज हैपनिंग इज द फ्लो वॉल्यूम लूप का शेप is going to be more or less same as normal, but the size is decreased. Now let's see how the obstructive lung disease patient graph will look like. So again हमारे पास एक दूसरा पेशेंट आया, पेशेंट नंबर 2। इसका भी हमने वो डेटा फीड कर दिया तो कंप्यूटर ने नॉर्मल ग्राफ बना दिया। अब पेशेंट परफॉर्म करेगा और इसके ऊपर इस ग्राफ को सुपर इम्पोज किया जाएगा। जो दूसरा पेशेंट आया उसको सीओपीडी हो रखा था, मीन्स ही वॉज हैविंग ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, सीओपीडी हो रखा था। अब देखिए सीओपीडी में होता क्या है कि आगे तो हम सीओपीडी को एक बहुत डिटेल तरीके से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको एक ब्रीफ इंसाइट दे रहा हूँ। सीओपीडी में क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं ना, तो दे आर फाउंड इन द क्लस्टर्स, गुच्छे की तरह मिलते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, वैसे हमारे एल्वियोलाइज होते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो ना कि हम कैसे ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हैं, हमें सोचना भी नहीं पड़ रहा है, हवा अपने आप अंदर जा रही है, अपने आप बाहर आ रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? देखो अंदर जाने का जो मैकेनिज्म होता है ना वो ये होता है कि आपका जो थोरेक्स है ना वो नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है। जैसे ही नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है लाइक अ वैक्यूम, वो क्या करता है, एनवायरनमेंट से हवा को सक करता है। तो हमारे थोरेक्स के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है एंड दैट इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन किस वजह से हुआ है? नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने की वजह से। अब जब हवा अंदर जाती है ना तो ये जो एल्वियोलाई होती है ना ये इन्फ्लेट हो जाती है। जैसे ही इन्फ्लेट होती है इनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, तो फिर इलास्टिक रिकॉइल होगा और जैसे ही इलास्टिक रिकॉइल होगा, इलास्टिक रिकॉइल की वजह से हवा बाहर आ जाती है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि इंस्पिरेशन जो है, जो इंस्पिरेशन हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर एंड एक्सपिरेशन क्यों हुआ है? इलास्टिक रिकॉइल की वजह से हुआ है। इलास्टिक रिकॉइल हुई और हवा बाहर आ गई। तो सीओपीडी के पेशेंट में क्या होता है कि ये जो क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई होते हैं ना, ये आपस में मर्ज होके एक बड़ा एल्वियोलस बना देते हैं। एल्वियोलस बना देते हैं। अब ये इतना बड़ा हो जाता है। देखिए मैं आपको एक दूसरा डायग्राम बताता हूँ जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए नॉर्मली जो एल्वियोलाई है ना कुछ इस तरीके से होने चाहिए थे, क्लस्टर्स लाइक दिस। इसके अंदर हवा जाएगी, ये फूलेगा, फिर इलास्टिक रिकॉइल होगी और हवा बाहर आ जाएगी। सीओपीडी के पेशेंट में कुछ इस तरीके से चेंज आ जाता है। सीओपीडी के पेशेंट में जो चेंज आता है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस। जो सेप्टा होते हैं ना ये खराब हो जाते हैं। ये सेप्टा खराब हो गए इंटरएल्युलर और ऐसा बड़ा सा एल्वियोलस बन जाता है। इसके अंदर हवा तो चली जाती है लेकिन ये फ्लैसिड ऐसे पड़ा रहता है। इसके अंदर इलास्टिक रिकॉइल बहुत कम हो गया। अब इलास्टिक रिकॉइल बहुत कम हो गया तो हवा बाहर ही नहीं आ पाती, हवा बाहर नहीं आ पाती। तो पॉइंट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, आप मेरे को ये बता दो कि अगर आपको ये समझ में आया तो कि सीओपीडी के पेशेंट में क्योंकि देयर इज डिक्रीज इन द इलास्टिक रिकॉइल, इलास्टिक रिकॉइल कम हो गया तो हवा बाहर आ ही नहीं पाएगी, हवा बाहर नहीं आ पाएगी। तो मुझे बताओ कि सीओपीडी के पेशेंट में कौन से फेज में ज्यादा प्रॉब्लम है, इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन में? कहां पे प्रॉब्लम है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन? द मेन डिफेक्ट इज एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन इज मेनली डिफेक्टिव। ऐसा नहीं कि इंस्पिरेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इंस्पिरेशन में भी होगी बट मेन प्रॉब्लम एक्सपिरेशन में होगी, हवा बाहर ही नहीं आ पाएगी। तो अब देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। अब
यहाँ पे एक्सपिरेशन में डिफेक्ट हो गया, एक्सपिरेशन कम होने लग गया, हवा बाहर नहीं आ रही, देयर इज डिक्रीज इन द एक्सपिरेशन, देयर इज डिक्रीज इन द एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन डिफेक्टिव हो गया, डिक्रीज इन द एक्सपिरेशन। अगर एक्सपिरेशन डिफेक्टिव हो जाएगा तो हवा अंदर तो जा रही है, बाहर नहीं आ रही है। अगर अंदर जा रही है, बाहर कम आ रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर बहुत कम आ रही है, तो मुझे बताओ रेसिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हवा अंदर जा रही है और बाहर ही नहीं आ पा रही, अंदर जा रही है, बाहर ही नहीं आ पा रही, तो अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगा। लंग की साइज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लंग्स बड़े हो जाएंगे। अगर लंग्स बड़े हो जाएंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द टोटल लंग कैपेसिटी? इंक्रीज्ड, टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ गया। तो इन अ पेशेंट ऑफ सीओपीडी रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सपिरेशन ही नहीं हो पा रहा है, ब्रीथ आउट ही नहीं कर पा रहा है, इलास्टिक रिकॉइल खत्म हो गया, तो हवा बाहर ही नहीं आएगी, तो रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगा, टीएलसी बढ़ जाएगा। अब देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। नॉर्मल हम मान के चल रहे थे कि रेसिडुअल वॉल्यूम होना था 1.1 लीटर के आसपास, टीएलसी होना था 5.5 लीटर के आसपास। अब जब ये पेशेंट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेगा, देखिए कैसे होगा। एक तो इसका रेसिडुअल वॉल्यूम नॉर्मल से ज्यादा होगा, ग्राफ चालू ही 2 लीटर से होगा। जब ये इंस्पिरेशन करेगा, ही इज गोइंग टू ब्रीथ इन द एयर, हवा अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है और यहां तक आ जाएगी, बिकॉज इसके लंग्स तो बड़े हो गए, सो देयर इज मोर एयर। तो यू कैन सी रेसिडुअल वॉल्यूम भी बढ़ गया, रेसिडुअल वॉल्यूम भी बढ़ गया और टोटल लंग कैपेसिटी भी बढ़ गई। अब ये ब्रीथ आउट करेगा। अच्छा बताओ कि ये पेशेंट क्या आराम से ब्रीथ आउट कर पाएगा क्या? क्या ये नॉर्मल जैसे एक्सपिरेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका एक्सपिरेशन तो बहुत धीरे होगा क्योंकि इलास्टिक रिकॉइल ही नहीं हो रही है। तो जब ये एक्सपिरेशन करेगा तो एक्सपिरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, बहुत स्लो प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन होगा कुछ इस तरीके से। सो यू कैन सी दैट कि अगर किसी को सीओपीडी है, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है तो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप देखो मेन प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो आ रही है एक्सपिरेशन के टाइम पे। इंस्पिरेशन तो फिर भी नॉर्मल जैसे ही दिख रहा है, नीचे वाला ग्राफ तो फिर भी ठीक ठाक ही दिख रहा है, ऊपर वाले ग्राफ में बहुत चेंज आ गया। ऊपर वाला ग्राफ मींस एक्सपिरेशन वाला फेज में बहुत चेंज आ गया, एक्सपिरेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, देयर इज डिक्रीज इन द फ्लो ऑफ द एक्सपिरेशन। इनफैक्ट आप देखो एक्सपिरेशन के यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा यूं कूविंग भी हो रही है, ऐसे कूविंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज द कूविंग इन द एक्सपिरेशन, देयर इज गोइंग टू बी कूविंग ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, दिस इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न। सो हमने 2 फ्लो वॉल्यूम लूप पढ़ लिए। रिस्ट्रिक्टिव में तो क्या होता है, ग्राफ छोटा हो जाता है, वैसे ही दिखता है लेकिन छोटा हो जाता है क्योंकि फाइब्रोसिस हुआ था, दैट इज रिस्ट्रिक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर क्या होगा कि एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम होगी तो एक्सपिरेशन का जो फेज है ना उसमें कूविंग आ जाएगी। दीज आर द 2 मेन फ्लो वॉल्यूम लूप दैट यू शुड। तो वो आपको फ्लो वॉल्यूम लूप दे देते हैं और डायग्नोस पूछ लेते हैं डायरेक्टली। तो एक तो ये पढ़ना आना चाहिए हमें। दूसरा, ये फ्लो वॉल्यूम लूप का एक और यूज होता है टू फाइंड आउट द फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। मान लीजिए एक बच्चा है, वो एक खिलौने से खेल रहा था, प्लास्टिक की एक छोटी सी बॉल थी, हॉलो हॉलो बॉल थी और उससे खेल रहा था, और उसने खेलते खेलते उसको मुंह में रख लिया और वो जो प्लास्टिक का टॉय था वो उसका ट्रेकिया में चला गया। जब वो प्लास्टिक का टॉय ट्रेकिया में चला गया ना, तो वो कहीं पे भी अटक सकता था, वो यहाँ पे भी अटक सकता था, हो सकता है वो यहाँ पे अटक जाए, हो सकता है यहाँ पे अटक जाए, वो कहीं पे भी अटक सकता था। तो हमने रेस्पिरेटरी ट्री को हमारे कन्वीनियंस के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। जो रेस्पिरेटरी ट्री थोरेक्स के अंदर आ रहा है, इसको तो हमने बोल दिया इंट्राथोरेसिक एरिया, और ये जो बाहर वाला है रेस्पिरेटरी ट्री आउटसाइड द थोरेक्स, दिस इज एक्स्ट्रा थोरेसिक। तो हमने रेस्पिरेटरी ट्री को 2 में डिवाइड कर लिया, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा। अब जब भी फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, हमें ये देखना होता है जो फॉरेन बॉडी अंदर गई वो कहीं जाके बिल्कुल फिक्स हो गई है क्या, अटक गई है या थोड़ी बहुत हिल रही है। मींस द फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, इज इट वेरिएबल और इज इट फिक्स्ड? वेरिएबल है या फिक्स है? क्योंकि वो प्लास्टिक का टॉय था तो हो सकता है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हिल रहा हो, जब पेशेंट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहा है थोड़ा बहुत हिल रहा हो। वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। अगर वेरिएबल है ना तो आपको ये देखना है कि वो कहां पे है, इज इट इन द एक्स्ट्रा थोरेसिक स्पेस और इज इट इन द इंट्राथोरेसिक स्पेस। अगर वो एक्स्ट्रा थोरेसिक में होगा ना तो उसका फ्लो वॉल्यूम लूप आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर एक्स्ट्रा थोरेसिक में हुआ तो फ्लो वॉल्यूम लूप ऐसा दिखेगा, और अगर इंट्राथोरेसिक में हुआ तो फ्लो वॉल्यूम लूप जो होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ये क्या चीज है, सी आप देखो यहाँ पे इंस्पिरेशन जो है फ्लैट हो गया, नीचे वाला जो पार्ट होता है ग्राफ का उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। तो अगर एक्स्ट्रा थोरेसिक होता है ना, अगर ऑब्स्ट्रक्शन जो जो फॉरेन बॉडी है ना वो एक्स्ट्रा थोरेसिक स्पेस में अटका हुआ है, यहाँ पे कहीं पे अटका हुआ है, तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। द ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस, द इंस्पिरेशन इज गोइंग टू बी फ्लैट। तो एक्स्ट्रा थोरेसिक में
इंस्पिरेशन इज फ्लैट, whereas इंट्राथोरेसिक में एक्सपीरेशन इज फ्लैट। तो याद रखने का तरीका ये हो गया कि उल्टा होता है, एक्स्ट्रा है तो इंस्पिरेशन फ्लैट होगा और इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो एक्सपीरेशन फ्लैट होगा। उल्टा याद रखना है, एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, यहाँ पे कहीं पे अटका हुआ है तो क्या फ्लैट हो जाएगा, इंस्पिरेशन, और इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या फ्लैट होगा, एक्सपीरेशन। इसका मैकेनिज्म तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फ्लो वॉल्यूम लूप देते हैं और डायरेक्ट आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन में डायग्नोसिस पूछते हैं। अगर मान लो फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन है, कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो हिल ही नहीं रहा है, वो जो टॉय अंदर गया वो फिक्स हो गया, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, तो जो फ्लो वॉल्यूम लूप बनता है ना वो कुछ इस तरीके का बनता है। If it is not moving at all, the graph will look like this. मतलब आप देखो दोनों साइड फ्लैट हो गई है, ये भी फ्लैट है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों फ्लैट है, बोथ साइड फ्लैट, both side are flat, right? This is how the flow volume loop has to be seen. हमें देखना है कि इंस्पिरेशन फ्लैट हो रहा है या एक्सपिरेशन फ्लैट हो रहा है। अगर नीचे वाला फ्लैट हुआ है मींस इंस्पिरेशन फ्लैट हुआ है, एक्स्ट्रा थोरेसिक है। अगर ऊपर वाला फ्लैट हो गया दैट इज एक्सपिरेशन फ्लैट हुआ है, इंट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर दोनों साइड फ्लैट है तो फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन, राइट? लुक एट दिस इमेज, हियर इज द नॉर्मल, एक ही ग्राफ बना हुआ है। आप देखो सेकंड वाले में आपको दो ग्राफ दिखेंगे, दो ग्राफ दिख रहे हैं। यू कैन सी दैट कि नीचे वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्पिरेशन में तो जैसा नॉर्मल होना चाहिए वैसा ही है, हमने सुपर इम्पोज करके बता रहा हूं मैं आपको। आप देखो एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम आ रही है और एक्सपिरेशन में कूविंग आ रहा है। अगर एक्सपिरेशन में कूविंग आता है, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स व्हाट, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स सीओपीडी, मींस ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। आप अगला ग्राफ देखो, हियर इज द नॉर्मल वन, द ब्लू कलर, और ये पेशेंट का ग्राफ है। आप देखो ग्राफ तो वैसा का वैसा ही दिख रहा है, केवल साइज छोटा हो गया। अगर साइज छोटा हो जाएगा, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। पेशेंट को फाइब्रोसिस है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है कोई ना कोई। इफ यू सी द नेक्स्ट ग्राफ, दोनों साइड फ्लैट हो गई है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों फ्लैट है, मींस इट इज अ फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन, इट्स अ फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन। अगर इंस्पिरेशन फ्लैट हुआ है, नीचे वाला फ्लैट हुआ है, देन इट इज अ एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन, इट्स अ वेरिएबल एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर एक्सपिरेशन फ्लैट हो जाएगा, इट्स अ वेरिएबल इंट्राथोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन, राइट? तो अब हम ग्राफ देख के ये डायग्नोस बनाना सीख गए। ये 5 डायग्नोसिस हमें आने चाहिए, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न, रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न, फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन, वेरिएबल एक्स्ट्राथोरेसिक, वेरिएबल इंट्राथोरेसिक। दीज आर द वेरियस ऑब्स्ट्रक्शन दैट वी शुड बी वेरी मच फैमिलियर विद एंड वी शुड बी एबल टू डायग्नोस देम, राइट? यहीं पे हम लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट, ओके, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। बट अभी के लिए व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, इस पूरे चैप्टर में जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था ना, वो ये वाला पार्ट है। जब भी फ्लो स्पायरोमेट्रिक रिपोर्ट आएगी, सबसे पहली चीज क्या देखोगे, रेशियो। रेशियो इज मोर देन 70, लेस देन 70। अगर रेशियो मोर देन 70 है तो रिस्ट्रिक्टिव है, लेस देन 70 है तो ऑब्स्ट्रक्टिव है। ऑब्स्ट्रक्टिव में दो डिजीज है, सीओपीडी, ब्रोंकियल अस्थमा। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, प्री एंड पोस्ट एफईवी1 से, कि ब्रोंकोडायलेटर देने से चीजें ठीक हो रही है या नहीं हो रही। अगर 200 ml से ज्यादा का डिफरेंस आ जाता है ब्रोंकोडायलेटर देने से, देन इट इज ब्रोंकियल अस्थमा। लेकिन अगर ब्रोंकोडायलेटर देने से भी कोई चीजें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रही, इट इज सीओपीडी। एक आंसर करो आप, रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में विच इज द मेन पैरामीटर टू बी डिक्रीज्ड, एफवीसी और एफईवी1? रिस्ट्रिक्टिव में मेन क्या कम होता है, एफवीसी, और ऑब्स्ट्रक्टिव में मेन क्या कम हो जाता है, एफईवी1। ऑब्स्ट्रक्टिव में मेन क्या कम होता है, एफईवी1। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? थैंक यू।